आवाज येतोय का? यस सर। कल कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए थे अपने? 20। 20। ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो 20 से 33 तक तुम सॉल्व करोगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल दो। ओके, सॉल्व करो मैं ही, तुम बोलो। 4-5 मिनट का काम है, क्या करना है बोलो। सॉल्व करो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, 21 में क्या दिया है, फास्ट में लूंगा थोड़ा। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइंग इन विजिबल रेंज। कौन सा विजिबल रेंज में होता है? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज, बराबर एकदम। बाल्मर सीरीज इन विजिबल रेंज। तो बाल्मर सीरीज होता है विजिबल रेंज में। ये चला। नेक्स्ट क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, देखो 22 में बोला है कि पिक आउट द अनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये ऐसे क्वेश्चन सिलेबस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, इसे मैं रफ कर देता हूँ। दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड, तो छोड़ दो इसे। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर इसमें जो कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, अभी ये क्वेश्चन कुछ मिसिंग है, मेरे पास है नहीं अभी क्वेश्चन है। 29 नंबर देखो, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है मेरे पास अभी। तुम सॉल्व कर लोगे उसको। द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमर टू बाल्मर। लाइमर टू बाल्मर का मिनिमम रेशियो 0.25। 0.5। रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन। अब लाइमन का तुमको मिनिमम पता होता है। लाइमन का मिनिमम होता है कितना होता है? 1/r। और बाल्मर का मिनिमम होता है 4/r। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा, बराबर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर ब्रैकेट सीरीज? मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कौन सा मेंबर? फर्स्ट मेंबर। तो कौन सा आंसर है? थर्ड। लिख दिया है ना मैंने, टेबल में से पता चल जाएगा तुमको कि ये आंसर है बोल के। चलो, तो अब 31 नंबर। तो 31 नंबर मतलब वही से चालू हो जाएगा। अरे 31 है क्या? अब 31 नंबर भी नहीं है अभी, वो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वो दो तीन क्वेश्चन देख लो, आ जाएंगे तुमको। कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या देके रखा है? क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है द रेडियस ऑफ फर्स्ट permitted Bohr orbit for electron in hydrogen atom is 0.51 एंगस्ट्रॉम। 53 होता है, उसने 51 दे दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे ज्यादा, उसने दे दिया। इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6, बराबर है। अब इसने क्या कहा? इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय, मतलब इलेक्ट्रॉन की जगह पे म्यूऑन ले लो। इलेक्ट्रॉन की जगह पे म्यूऑन ले लेते। म्यूऑन क्या है? तो म्यूऑन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन मास 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उसने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस किया म्यूऑन से, तो फिर उस टाइम पे बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले तो मुझे रेडियस का फॉर्मूला बोलो जिसमें मास आता है। क्या फॉर्मूला है? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन क्या होता है? जेड स्क्वायर बाय पाई एम। जेड स्क्वायर बाय पाई एम। एक 1 मिनट।
तो जेड, अरे यार ये क्या हो गया? एक मिनट सर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर और साथ में क्या है, पाई एम ना। अभी इसमें देखो, अब ये किसका था, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इसको जब सॉल्व करते थे अपन, इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर आता था ना, क्या आंसर आता था, आर एन इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, ये आंसर आता है ना। उस टाइम पे ये आंसर आता था तुम्हारे पास। अब इसमें क्या किया तुमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे मास ऑफ म्यूऑन रखोगे, तो मास ऑफ म्यूऑन कितना है, 207 टाइम ना। मतलब तुम्हारा जो आंसर आएगा तुमको इससे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो। 207, मतलब 0.53 डिवाइडेड बाय 207। अगर ये करोगे तो रेडियस फिर तुम्हारी आएगी, ये रेडियस आएगी, ये या फिर ये, दोनों सेम ही। मतलब आंसर या तो थर्ड रहेगा या तो फोर्थ रहेगा। अब रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी के फॉर्मूले में मुझे बोलो, मास मल्टीप्लाई में होता है कि डिवाइड में होता है? मल्टीप्लाई मास मल्टीप्लाई होता है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर? 207 207 से। तो कितना आंसर आएगा बोलो, ऑप्शन नंबर थर्ड की फोर्थ? विच आंसर? थर्ड थर्ड आंसर है, थर्ड, क्योंकि उसमें दिया है ना, देखो किलो दिया है ना, किलो, क्योंकि तुमको पता है +3 आएगा पावर, तो ऑप्शन नंबर फिर थर्ड आ जाएगा। सर एक बार रिपीट करो ना। क्या क्या फिर से रिपीट करूं क्या? हाँ। देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना था, रेडियस का फॉर्मूला देखना था। अब रेडियस तो इलेक्ट्रॉन के लिए 0.53 आंसर होता है, लेकिन अपन ने क्या किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे मास ऑफ म्यूऑन लिया। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे 207 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, रेडियस का इक्वेशन देखा, रेडियस के इक्वेशन में मास डिवाइड में था, इसलिए उस नंबर को 0.53 को 207 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा ये आंसर आया 2.56 10 टू द पावर -13। और फिर सेम मैंने एनर्जी के लिए देखा, तो एनर्जी में मास मल्टीप्लाई में था, इसलिए उसके मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 207 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक है, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 35। 35 का आंसर तो बहुत इजी है, तुम लोग ही बोल दोगे मुझे। सेकेंड आंसर समझ गया? सेकेंड आंसर कैसे आया उसका, देखो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों सेम ही होते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो उस हिसाब से आंसर आएगा ये वाला, राइट? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 36। सर टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है क्या? राइट, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। 36 में क्या है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू समथिंग में चला गया, इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिड्यूस टू 1/3। मतलब मुझे बोलो कहां से कहा गया, ग्राउंड स्टेट से कहा गया, एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में? अगर उसकी वेलोसिटी 1/3 हो रही है, मतलब वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया? थर्ड राइट, थर्ड। ये कहां से समझा, क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, यहाँ पे देखो 1/3 बना, मतलब वो थर्ड में चला गया, समझ गए तुम? यस सर। ओके, उसने बोला रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में अगर रेडियस r है, तो उसने बोला रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन हायर एनर्जी स्टेट कितना होगा, बोलो।
उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो आपने को यहाँ से पता चला कि वो एक्साइटेड स्टेट नंबर 3 थी। उसने कहा कि ग्राउंड स्टेट में रेडियस r है, तो वो जहां पे गया थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n = 3 में, वहां पे रेडियस कितने टाइम्स होगी? 9 टाइम्स ना, बिकॉज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। समझ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? n = 3 में गया मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब ये आंसर आ गया यहाँ पे, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर में क्या है देखो, 37 नंबर में बोला है कि 37 नंबर में बोला है कि if the electron in hydrogen atom jumps from second orbit to ground state, difference between energy of two state radiated in the form of photon। बोलो जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो कितनी एनर्जी इमिट हो गई? 10.2 electron volt. 10.2 माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, तो 10.2 आंसर आएगा। मतलब वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसके ऊपर गिरी? एक मटेरियल के ऊपर गिरी। उस मटेरियल का वर्क फंक्शन 4.2 है, तो कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज काइनेटिक एनर्जी। उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? परत सांगा सर। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आया, फर्स्ट में आया तो इसने एनर्जी इमिट की, कितनी एनर्जी इमिट की? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट की। अब ये एनर्जी जाके एक मटेरियल के ऊपर गिरी, उस मटेरियल का वर्क फंक्शन है 4.2। तो जब इलेक्ट्रॉन तो बाहर आएगा क्योंकि प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी के मैक्स वो होगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बराबर, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes. काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? कितना होगा? 6 electron volt. 6 electron volt. 6 वोल्ट इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है ना, ये गलती से आंसर है 6 वोल्ट। Same. आंसर ये करेक्शन है उसमें, आंसर 6 वोल्ट है। समझ गया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 38 नंबर में क्या है देखो, 38 नंबर में बोला है इलेक्ट्रॉन इन एटम आर हेल्ड ड्यू टू कूलम फोर्स। बराबर है ना? कूलम फोर्स के कारण ये पकड़े होते हैं ना एक दूसरे से वो। बराबर है क्या? कूलम फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। बोलो Yes, sir. पहला सेंटेंस बराबर है। सेकेंड, अब तुम ये भी बोल सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड बाय कूलम फोर्स, तो वो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो वो एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते? तो एक दूसरे के पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उसके साथ ही वो ये जो फोर्स है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उसको घुमा रहा होता है ना, इस वजह से एक दूसरे के पास नहीं आते। सेकेंड, द एटम इज स्टेबल ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू कूलम लॉ इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये गलत हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है। मतलब सेकेंड सेंटेंस गलत है, मतलब असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब ये आंसर आएगा उसका, ऑप्शन नंबर 3। सर नाही समजलं। हे बघ, पहिला समजलं का? पहिला सेंटेन्स समजलं का? नाही समजलं सर. पहिलं नाही समजलं. अरे हे बघ, आता हा न्यूक्लियस असतो आणि हा इलेक्ट्रॉन असा फिरत असतो इथं. मग त्याने काय सांगितलं की इलेक्ट्रॉन इन ॲटम आर हेल्ड, म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि प्रोटॉन इक्वल डिस्टन्सवर का असतात, तर या दोघांमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स असतो आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्सलाच कूलम फोर्स म्हणतात, कारण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज डिस्कवर बाय कूलम सायंटिस्ट, त्याच्यामुळे म्हणजे पहिलं सेंटेन्स बरोबर आहे.
सेकंड सेंटेन्स मध्ये काय म्हटलं, द ऍटम इज स्टेबल. ऍटम स्टेबल आहे ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू, म्हणजे हे सेंटेन्स इथपर्यंत बरोबर आहे. आणि नंतर काय म्हटलं, बॅलन्स बाय सेंट्रिफ्युगल फोर्स. तर सेंट्रिफ्युगल फोर्सच्या याच्यात काही नसतं, सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्सच असतो. त्याच्यामुळे फर्स्ट बरोबर येईल, सेकंड रॉंग येईल. असर्शन रिझनचे क्वेश्चन माहिती आहे तुम्हाला? Yes, sir. आता तुमच्या सिलेबसला असर्शन रिझनचे क्वेश्चन नाही राहिले बघा. पहिले ज्यावेळेस एम्स ची एक्झाम असायची त्यावेळेस असायचे. आता एम्स ची एक्झाम तुम्हाला माहित असेल, आहे का? नाही sir. एम्स ची एक्झाम नीट मध्ये मर्ज झाली. मग नीट Yes, sir. त्याच्यामुळे तसे क्वेश्चन येणार नाही. आन्सर थर्ड येईल, असर्शन ट्रू, रिझन इज फॉल्स. तुम्हाला एनसीईआरटी मध्ये दिलेले सेंटेन्स वाचावं लागेल तुम्हाला. Yes, sir. आणि फिजिक्स मध्ये नॉर्मली बघा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपले चुकत नाही, थेरॉटिकल क्वेश्चनच आपले चुकतात, कारण आपण थेरीला थोडं हे करतो, जास्त एनसीईआरटी वाचत नाही आपण. Yes, sir. नेक्स्ट इज 39. आन्सर तुम्ही सांगशाल 39 चं, सांगा. Second. Energy, sir. लोवेस्ट बोहर ऑर्बिट इन हायड्रोजन ॲटम हॅज. लोवेस्ट बोहर ऑर्बिट, Energy. लिस्ट एनर्जी, बरोबर आहे ना? म्हणजे ग्राउंड स्टेट बद्दल बोलतोय तो. ग्राउंड स्टेटची एनर्जी काय असते, मिनिमम का मॅक्सिमम? Minimum. मायनस 13.6 म्हणजे मिनिमम झाली. त्याच्यामुळे ऑप्शन त्याचं सेकंड येईल. क्वेश्चन नंबर 40. When electron jumps from n is equal to 4 to n is equal to 1, angular momentum in electron changes by. आता n is equal to 4 मध्ये angular momentum किती सांगा? 4h by 2 pi. Actual फॉर्म्युला असतो nh by 2 pi. n च्या जागी 4 ठेवलं तर 4h upon 2 pi. 4. Yes, sir. 4h upon 2 pi. 1 मध्ये h upon 2 pi. मग त्याने विचारलं चेंज कितीचा झाला. दोघांचं सबस्ट्रक्शन करशाल ना तुम्ही? सबस्ट्रक्शन केल्यानंतर काय आन्सर येईल? 3h by 2 pi. समजलंय सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. Next is question number 41. सांगा आन्सर. समजलं सगळ्यांना आन्सर याचं 2 काय? देखो इसका प्रूफ भी दे सकता हूं मैं तुमको. देखो प्रूफ कैसे, तो तुमको अब ये तो पता चल गया कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mu होता है. ये फॉर्मूला तुमको पता है, h अपॉन mu होता है, डी ब्रो इक्वेशन. और तुमको साथ में ये कंडीशन भी बोला था मैंने कि जो mvr होता है वो nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है. mvr इज nh अपॉन 2 पाई, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो n को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ से फिर से अपन एंगुलर मोमेंटम लैम्बडा के टर्म्स में लिख सकते हैं. एमवी की जगह पे लिख सकते हैं ना अपन. एमवी को हटा के क्या लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं. तो एन के साथ रिलेशन आएगा ना उसका, और एन के साथ रिलेशन आएगा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब एन इज इक्वल टू 2. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर तुम बोलोगे. Ionization of the atom. जब भी एनर्जी जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो उस टाइम पे फिर आयोनाइजेशन होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, मतलब वो कहाँ पे? First orbit. Hydrogen atoms in ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.01. मतलब उनको एनर्जी दी अपन ने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में से? थर्ड थर्ड में कि फोर्थ में? थर्ड की फोर्थ? थर्ड में जाएंगे. राइट थर्ड में जाएंगे. n इज इक्वल टू 3. तो n इज इक्वल टू 3 में चले गए. फिर बाद में बोला स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेट. फॉर्मूला बोला है मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेट का.
कितना आंसर आएगा? तीन ना, n-1/2 ये फॉर्मूला है ना। सर ऑप्शन क्या आएगा फिर? ऑप्शन नंबर डी। समझ गया सबको? Yes, sir. ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44। सर तो तीन मधल्या ऑर्बिट मध्ये गेला हे कसं कळलं? हे बघ ना, आपण एनर्जी लेवल डायग्राम काढली साईडला याची, ही एनर्जी लेवल डायग्राम काढली। n इज इक्वल टू 1 2 3, n इज इक्वल टू 1 मध्ये असते -13.6, इथं असते -3.4 आणि इथं असते -1.51। आता काय करतो, 13.6 -1.51 कर, दोघांचं सबट्रॅक्शन याच्या बरोबर येतं, दोघांचं हा. सबट्रॅक्शन याच्या बरोबर येतं, म्हणजे आपल्याला कळलं ना की तो कुठे गेला, थर्ड मध्ये गेला। थर्ड मध्ये थर्ड मधून खाली येताना कसा येऊ शकतो, 1 किंवा 2 किंवा 3 असा येऊ शकतो, म्हणून आन्सर आपण हे म्हटलं त्याचं। विचारत चला बरं, नाही समजलं प्रत्येक गोष्ट तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इमिटेड इन लाइमन सीरीज। अब लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन मतलब Maximum wavelength. मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब उसने क्या पूछा है, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज पूछा ना उसने, राइट ना? Yes. कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है? Fourth. ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि फर्स्ट मेंबर का मैंने तुमको बोला था 1216 है ना, 1216 एंगस्ट्रॉम यूनिट, मतलब 1200 126 ऐसे कुछ होगा ना, 112 नैनोमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग फिर यही है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे तुमको एक्यूरेसी फॉलो नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि जितने भी नंबर अपन लेते हैं थोड़े बहुत कम ज्यादा हो जाते हैं। ओके ठीक है क्या? Yes, sir. चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, क्वेश्चन नंबर में क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी E1 ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजा, First से second. राइट फर्स्ट। लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। फिर बाद में क्या कहा, एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयन इन ग्राउंड स्टेट। बैकग्राउंड आवाज आ रही। बंद करा तुमसे, म्यूट करा। अब देखो, अब पहले तो देख लो, ये हाइड्रोजन एटम नहीं, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब इसका जेड कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अपने को पता है हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे कितना आंसर आता, 14.8 की जगह पे 10.2 ना। उसने बोला एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयन, मतलब तुमको क्या निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तुमको, कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। आगे बात समझ में? Yes. हाइड्रोजन होता तो आंसर सेकंड आ जाता, अब आंसर क्या है वो अपने को पता करना पड़ेगा, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, स्क्रीन। सर ए। हाँ चलो इसको लिख लेते हैं अपन अभी क्वेश्चन। तो ऐसे लिखते हैं अपन क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, कि डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे दी अपने को, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 14.8 था ना। Yes, sir. 14.8। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी, ओके ठीक है। अब क्या लिखते हैं देखो अपन, मैं ऐसे इसको इसके टर्म्स में लिखता हूँ। एक मिनट सर, इसको ऐसे लिखते हैं अपन, एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ये होगा E2 माइनस E1, इट इज E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो सबसे पहले मुझे Z निकालना पड़ेगा, देखो मतलब ये जो फॉर्मूला है
इसको मैं लिखूंगा इसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में लिखूंगा मैं इसको, इसके टर्म्स में लिख लो तुम इसको, जेड के टर्म्स में। तो एनर्जी को जेड के टर्म्स में लिखना है, तो बोलो फॉर्मूला। एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, देखो एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है, ऐसे लिखते हैं ना अपन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ऐसे लिखा करते हैं अपन, बराबर है। यस सर। यस इसको सर। इसको 2 बार लिख लो, फिर इसको 2 बार लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन की जगह पे कितना आएगा 4, दिख रहा है ना, स्क्वायर है, इनटू जेड की जगह पे जेड स्क्वायर, क्योंकि अपने को पता नहीं है, माइनस फिर से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 40.8, इज इक्वल टू आ रहा है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपन, अब इससे क्या कॉमन निकलेगा, इससे कॉमन निकाल लो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और साथ में जेड स्क्वायर भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचा क्या 1/4 माइनस 1/1, बराबर लिख रहा हूं ना, इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको लिखूंगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में जेड स्क्वायर, और ये नंबर आया देखो 3/4, -3/4, ये 1 -4 -3/4 आएगा ना, इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 13.6 इंटू 3 कितना आ रहा है 18, ये 1 9 ये 10 और एक ऊपर आ गया, तो कितना होगा 3 इंटू 1 4, ये बराबर 14.8 बना। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये नंबर बना क्या 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, तो 40.8 से कैंसिल, तो जेड की वैल्यू कितनी आई 2 मतलब ये कौन सा एटम है, हीलियम। 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 अब अपने को पूछा क्या है, देखो अपने को पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी होगी, बराबर ना। यस। तो फॉर्मूला देखो फिर से, किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस होती है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, इनटू जेड स्क्वायर बाय कितना एन स्क्वायर, तो बराबर लिखा है मैंने 13.6, जेड की जगह पे कितना आएगा 4, और एन की जगह पे आएगा 1 ना, ग्राउंड स्टेट में था ना, क्वेश्चन देख लेते अपन एक बार। हाँ तो ये अपना आ रहा था देखो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो एन की जगह पे 1, तो 13.6 इंटू 4 वो आंसर आएगा अपना, मतलब कितना 54 ना। हाँ 54.4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन समझ गए क्या तुम लोग? यस सर। मतलब जब भी हाइड्रोजन लाइक एटम आएगा तो इक्वेशन में जेड लेना ही पड़ेगा, फिर जेड लेके सिंपलीफाई करते जाओगे तुम। फिर हुआ क्वेश्चन नंबर 45। सर क्वेश्चन एक बार फिर से बताओ ना। ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन में क्या था देखो, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम आया, मतलब मुझे उस एटम, ये वो एटम कौन सा है वो पता करना पड़ेगा इन फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 1 में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए 14.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगती थी। तो इस डेटा से मैंने क्या किया, Z निकाल लिया, तो Z का आंसर मुझे 2 मिल गया।
और फिर बाद में कहा कि एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयन इन ग्राउंड स्टेट, तो उस एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो आंसर अपना ये आ गया। फिर अब क्लियर है? यस। क्लियर नहीं? हाँ बोलो। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट is excited by monochromatic radiation of 975 Armstrong unit. Number of spectral lines in resulting spectrum will be, मतलब तुम्हें पूछा है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। अब देखो इलेक्ट्रॉन पहले था ग्राउंड स्टेट में, मतलब n = 1 में। अब इसके ऊपर लाइट गिरी जिसकी वेवलेंथ कितनी है, तो मुझे बोलो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक्साइट होगा, ये तो कंफर्म है। तो अपने को ये पता करना पड़ेगा ना कि कौन से एक्साइटेड स्टेट में गया, तो इससे अपन एनर्जी निकाल लेते हैं। बोलो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नहीं ना, 12,400 भूल गए तुम लोग। 12,400 डिवाइडेड बाय एमस्ट्रॉन्ग में, इसलिए 12,400, नैनोमीटर में होता तो 1240, 900। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर बोलो कितना आएगा? 12,400 डिवाइडेड बाय 975। $12.71 आंसर आता है उसका। मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया। हाँ सर। यस सर। 12.7। यस सर। तो मुझे बोलो ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड में जाने 12.1 लगता है ना। फोर्थ में देखो जब एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है तो सेकंड में जाता है, जब एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है तो थर्ड में जाता है, जब एनर्जी 12.7 मिलती है तो वो फोर्थ में जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन फोर्थ में चला गया। नहीं तो तुम एनर्जी डिफरेंस लेके चेक भी कर सकते हो, E4 माइनस E1 करो, आंसर 12.71 आता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ में चला गया तो कितनी वेवलेंथ इमिट करेगा बोलो? n(n-1/2) कितनी वेवलेंथ? 6 वेवलेंथ। n(n-1/2) मतलब 4 × 3/2, तो आंसर आएगा 6। आ गया सबका? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में अगला लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट, नेक्स्ट 47। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बोलो आंसर। 13.6 समझ गए ना तुम, मतलब कौन सी एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। 48 टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, बोलो। -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी डायग्राम में क्लियरली दिखता है अपने को, -0.85। 49 व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी? 1.51 ऑप्शन नंबर सेकंड बराबर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। 50 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13.6, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में। द एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, बोलो आंसर।
समझ गए ना? सी ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर हुआ क्या? यस सर Yes, sir. अब आगे 51 an electron in hydrogen atom makes transition n1 to n2. अब किसी एक इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है n1 से n2. अब n1 n2 कुछ भी हो सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिए उसने n1 से n2. बाद में देखो assuming Bohr model is valid, time period of electron in initial state is 8 times of final state. मतलब पहले जहां पे ऑर्बिट था n1 में था, वहां का जो टाइम पीरियड है वो 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स, फिर बाद में जहां पे चला गया उसका. अब टाइम पीरियड और n में पहले मुझे रिलेशन बोलो क्या होता है टाइम पीरियड और n में. n cube by इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली होता है कि डायरेक्टली होता है? डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्टली होता है ना, फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली होता है शायद. हाँ, तो अब तुम देखो, मतलब यहाँ पे जो नंबर है ये क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहिए अपने को. मतलब किसके? 2 के क्यूब के फॉर्म में. बराबर. क्यूब के फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि n क्यूब को प्रोपोर्शनल है ना वो. समझ गए क्या तुम? यस सर यहाँ पे जो नंबर है इसको मुझे क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब. अब मुझे देखो ऐसा नंबर ढूंढना है जो एक क्यूब में, मतलब ऐसे कि वो जिसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 2 आए और 2 का क्यूब 8 आए. मुझे ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा. ये शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग टर्म से फिर इसको 2-1 पेज लगेंगे सॉल्व करने को, उसको छोड़ दो. शॉर्टकट देखो तुम इसमें कैसे. अब n क्यूब आए ये तो बराबर है. अब रिलेशन कैसे आएगा? देखो रिलेशन में मुझे ऐसा चाहिए, वो जो ट्रांजिशन होंगे, वो 2 जो ट्रांजिशन होंगे उन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस चाहिए मुझे. तो 2 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, देखो ये 2. और एक तो पता है तुमको कि टाइम, ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है ना, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस का क्यूब होगा ना, तो 2 क्यूब, तो 2 क्यूब 8 के सेटिस्फाई करेगा. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4. बाकी ऐसा कहीं पे नहीं हो रहा. यहाँ पे देखो 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 4 का. खाली इस ऑप्शन में 2 का डिफरेंस आ रहा है और 2 का क्यूब करोगे तो 8, और ये 8 इस 8 के बराबर. राइट? समझा क्या? हेलो, हाँ बोलो बोलो. हेलो, कुछ डाउट है तो पूछो. दो मिनट वेट करो. हेलो, Hello, sir. हाँ, Yes, sir. नेट कनेक्शन चला गया था, अभी आ गया नेट कनेक्शन. ये क्वेश्चन समझा क्या 51 तुमको? यस No, sir. ठीक है, नहीं सर एक बार फिर बताओ. ठीक है, 1 मिनट देखो, बता देता हूँ मैं. मैंने क्या किया देखो क्वेश्चन में, इसमें मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन n1 से n2 जा रहा है, ठीक है. फिर उसने कंडीशन क्या दी थी? उसने बोला कि पहले का जो टाइम पीरियड था वो दूसरे टाइम पीरियड के 8 टाइम्स था. अब मुझे एक रिलेशन पता था कि टाइम पीरियड n क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो मैंने क्या किया, इसको n से रिलेट किया n क्यूब से. मतलब n कितना आया मेरे पास? 2 ना. अगर 8 इज इक्वल टू n क्यूब करूंगा तो n की वैल्यू 2 आएगी ना. फिर मैंने क्या सोचा कि अगर यहां से यहां तक का डिफरेंस अगर 2 ले लो और 2 का क्यूब ले लो तो 8 आंसर आ सकता है. तो फिर ऑप्शन में मैंने देखा ऐसा एक ही ऑप्शन था ना जो ऐसे सेटिस्फाई कर रहा था. मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ना व्हाट्सएप के ऊपर डाल दूंगा, फिर उसको देखते रहो तो चलेगा. ओके सर. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बोलो आंसर 52 का। थर्ड। राइट, थर्ड। कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसको? बोर्स कौन सी कंडीशन? फ्रीक्वेंसी कंडीशन की क्वांटाइजेशन कंडीशन? क्वांटाइजेशन बराबर है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। 53 का आंसर तुम लोग बोलोगे? 53 का 6। राइट, 6 इज एक्यूरेट। समझ गया ना? 6 यस सर। क्योंकि 4 से फर्स्ट में आएगा तो 6। क्वेश्चन नंबर 54, आयोनाइजेशन energy of electron in ground state of helium atom is 24.4 electron volt. Energy required to remove the electron, दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? अब फिलहाल इस को रहने दो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। 54 को रहने दो, बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको। 54 नंबर को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत टाइम आ जाएगा। चलेगा ना? यस। ठीक। 55, क्वेश्चन नंबर 55 में देखो, द एनर्जी शोज, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। द फिगर शोज एनर्जी लेवल ऑफ सर्टेन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम 3e टू t। इलेक्ट्रॉन 3e से e में आ गया, फिर बाद में बोला फिर बाद में क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इमिटेड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिटेड व्हेन इट डी-एक्साइट फ्रॉम 5e टू e? मतलब उसने बोला कि जब वो 3e से e आता है तो कितनी वेवलेंथ इमिट करता है? e। फिर उसने बोला कि जब वो 5e/3 से e आएगा तो कितनी वेवलेंथ इमिट करेगा? सॉल्व कर सकते हो क्या तुम दो केस बना के? हेलो, यस सर। यस सर। सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करूं मैं? आप करके दो। ठीक है, देखो देखो उसने क्या बोल के रखा है। ऐसे 3 एनर्जी लेवल्स दे दी, ऐसे इसका E, इसका 3e और इसका दे दिया 3e/5। 3e/5 था ना? नो सर, 5 था। 5e/3 है ना? 5e/3 ऐसे। अब उसने क्या कहा देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो ये वेवलेंथ कितनी इमिट करता है? लैम्बडा। और अपने से पूछा कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो कितनी वेवलेंथ इमिट करेगा? इसको मैं लैम्बडा डैश बोल देता हूं। तो लैम्बडा डैश मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो इन दोनों के लिए इक्वेशन बना लो एक। अब देखो 3e माइनस e क्या hc/लैम्बडा के बराबर होंगे? बराबर है क्या? यस सर। यस सर। तो सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आएगा? 2e इज इक्वल टू hc/लैम्बडा ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अब आगे क्या लिखूंगा? 5e/3 माइनस e इज इक्वल टू hc/लैम्बडा डैश। इसको सिंप्लीफाई करो, फिर ये कितना आएगा? 2e/3 इज इक्वल टू hc/लैम्बडा डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? देखो मैं क्या करता हूँ, 1/2 करता हूँ। तो 1/2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 2e डिवाइडेड बाय 2e/3, तो 3 ऊपर चला गया,
इज इक्वल टू, उधर क्या है, एच सी बाय लैम्बडा, और ये नंबर उल्टा होगा, लैम्बडा डैश अपॉन एच सी। एच सी से एच सी कैंसल, ई से ई कैंसल, तो एक्चुअल में हुआ क्या देखो, ये लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 3 ना, व्हिच मींस लैम्बडा डैश का आंसर कितना है, 3 लैम्बडा। 3 लैम्बडा। अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे, ये ऑप्शन है क्या वहां पे, सी लैम्बडा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ गए? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, तो बोलोगे आंसर इसका 56 का, सिक्स पॉइंट प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस माइनस, बराबर है। देखो उसने बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए सेकंड ऑर्बिट में कितनी होगी, तो अपने को पता है पोटेंशियल, देखो पहले तो सेकंड ऑर्बिट में टोटल एनर्जी निकालो, -3.4 आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के डबल होती है ना, तो आंसर आएगा 6.08। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट 57, टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज नेगेटिव, बराबर है, राइट? टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, और सेकंड बाद में बोला इट इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियस, ये भी बराबर है, यही तो रीजन है उसका, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे रखता है, मतलब हमेशा बाउंड करके रखता है, और बाउंड करके रखता है इसलिए नेगेटिव एनर्जी होती है। जब भी कोई चीज किसी चीज को पकड़ के रखती है तो हमेशा एनर्जी नेगेटिव होती है, विच मीन्स इसका आंसर आएगा फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, both assertion reason are true and reason is correct explanation of assertion। 57 फर्स्ट, 58 का आंसर बोलो, प्लस 13.6 13.6 प्लस ऑप्शन नंबर सेकंड, राइट? यस सर। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, देखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, मतलब उसने रेडियस का फॉर्मूला देके रखा है ये वाला, फिर बाद में वेलोसिटी का फॉर्मूला देके रखा है, और अपने से पूछा है करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू। अब सबसे पहले करंट का फॉर्मूला देखो होता क्या है, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है Q/T, पता है सबको? हाँ सर। तो टाइम पीरियड को वेलोसिटी और रेडियस में कैसे लिखेंगे, 2πr/v, बराबर ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब सर्कल में घूम रहा है मतलब सरकमफेरेंस, तो ऐसे लिखते हैं ना 2πr/v, सॉरी टाइम, तो टाइम को क्या लिखेंगे 2πr/v, समझ गए? यस सर। तो साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E लिख दो, तो ये क्या आएगा E, और नीचे कितना आएगा 2πr, और साथ में V, ऊपर V आ जाएगा। अब देखो अपने को क्या पूछा है कि करंट का और E का क्या रिलेशन, अब इसमें ऑलरेडी एक E है, ये आ गया ना। अब V और E में देखो क्या रिलेशन है, V और E में क्या रिलेशन है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E², तो E इंटू E² बनेगा ना, बाकी छोड़ दो क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, डिवाइडेड बाय रेडियस और E का क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E², तो E² ऊपर जाएगा ना क्योंकि यहाँ पे इनवर्स 1/E², तो E² ऊपर जाएगा, तो फिर से E² आ गया, तो क्या हुआ E² इंटू E, मतलब आंसर क्या है, e to the power समझ लेना तुम, फिर से बोलो क्या, हेलो देखो अब उसने पूछा था कि करंट और E का क्या रिलेशन है, तो करंट का ये इक्वेशन है I इज इक्वल टू E/T। अब टाइम पीरियड को कैसे लिखते हैं, तो वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू 2πr/t लिखते हैं, तो T के जगह पे क्या लिखूंगा 2πr/v, तो V ऊपर चला गया।
अब मुझे सिर्फ ई से रिलेशन निकालना है, तो मैं वेलोसिटी और रेडियस में का ई का रिलेशन देखूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी ई है तो ई लिख दिया, फिर वेलोसिटी और ई स्क्वायर, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, तो यहाँ पे दूसरा ई स्क्वायर लिखा। देन रेडियस और ई का रिलेशन देखा, तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे नीचे 1/e² आएगा, तो ई स्क्वायर ऊपर चला गया, तो इन सबको जोड़ोगे तो e to the power 5, which means ऑप्शन नंबर 5 आएगा। That's why answer is option number 3rd. Next is question number 60. बोलो, फॉर्मूला ही पूछ लिया ना उसने और आंसर तुम्हारे सामने। सेकंड, क्योंकि यही पे देख दिया है, देखो ये देखो यही तो दिया है, तो आंसर सेकंड आएगा। 61 का बोलो, रेडियस ऑफ He प्लस आयन इन सेकंड ऑर्बिट, फॉर्मूला पता है, Rn इज इक्वल टू R1n² बाय Z। फर्स्ट आएगा, Rn इज इक्वल टू R1 इंटू n² बाय Z। कौन सा है आंसर? थर्ड आएगा, थर्ड। आया क्या? यस सर। नहीं तो देखो सॉल्व करके भी दिखाता हूँ इसको। ये देखो जनरल फॉर्मूला होता है Rn, अब Rn की जगह पे उसने, ठीक है Rn बोल दो, R1 को उसने A0 बोला है, तो अपन भी A0 बोलते हैं, A0 इंटू n² कितना है, n सेकेंड ऑर्बिट में, तो 4, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z, इसका Z बोलो कितना है, He प्लस का 2 4/2 इज 2 ना, तो आंसर कितना आया 2A0। समझ गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, Which of the following postulate of Bohr model lead to quantization? मतलब कौन सा मॉडल, कौन सा postulate quantization बताता है? ये पता है तुमको आंसर इसका? क्या आंसर इसका? सेकंड। h/2 मतलब quantization of angular momentum। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, होगा 63, पढ़ो और आंसर बोलो क्या है। फर्स्ट। चलो देख लेते हैं अपन क्या बोला है उसने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इंक्रीजेस एज एन इंक्रीजेस, बराबर है ना, बस सेंटेंस इज बराबर। सेकंड, हाइड्रोजन इमिट्स इंफ्रारेड रेज फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन्फिनिटी टू फर्स्ट, गलत है, क्योंकि ये सीरीज हो गई लाइमन, और लाइमन के लिए कौन सा होता है, यूवी रेज, तो सेकंड अनकरेक्ट। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एनर्जी 0 फॉर n इज इक्वल टू 1, गलत है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी 0 किसके लिए होती है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी के लिए। इन्फिनिटी। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एनर्जी वैरीज एज n², अब उसने वैरीज बोला बराबर है, लेकिन कैसा वैरीज, इनवर्सली की डायरेक्टली, वो थोड़ी बोला है। दैट्स व्हाई फर्स्ट और फोर्थ में मोर करेक्ट फर्स्ट है, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बोलो 64 का आंसर। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड, रुदरफोर्ड से बाहर ही नहीं निकले, फ्रैंक एंड हर्ट्ज ना, एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होती है, फ्रैंक और हर्ट्ज इसने बोला था। आगे 65 इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम इज 0.0। सर हाँ बोलो, डिस्क्रीट मैनर का वो रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक है क्या?
रदरफोर्ड का ड्रॉबैक वो थोड़ी था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक तो ये था ना अपना 3, क्योंकि उसका एटम स्टेबल नहीं था। सेकंड क्या था उसका, सेकंड इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। 2 ही तो थे उसके ड्रॉबैक, और एक था कोई शायद, अब याद नहीं आ रहा मेरे को। स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो बोल दिया मैंने, एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और एक था क्या कोई, देखो। सर यही था ना डिस्क्रीट मैनर का। नहीं, डिस्क्रीट मैनर तो ये बोला था ना, फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। नहीं सर, उसने एक्सप्लेन नहीं किया था डिस्क्रीट मैनर रदरफोर्ड ने। नहीं, वो नहीं था, लिखा है देखो तुम्हारे इसमें, वो नहीं था। एनसीईआरटी में देखो फ्रैंक एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट करके बोला है, उसमें पहली लाइन दिया है कि इट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन डिस्क्रीट नेचर ऑफ एनर्जी, वही से पता चल जाता है अपने को। ठीक, 65 इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज, अब ये 0.5 तो एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया, नैनोमीटर में दिया। देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, बोलो आंसर। थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। समझ गए क्या? यस सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है ना, तो दिस नंबर, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये थर्ड आएगा। 66, बोलो 66 का आंसर। -1। करेक्ट, अभी देखा अपन ने टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा है, तो -1 होगा, बिकॉज टोटल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव। 67, अब 67 क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, पढ़ लेते हैं पहले अच्छा क्वेश्चन। एनर्जी, इसको कॉपी कर सकते हैं अपन क्वेश्चन को, 1 मिनट, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या है देखो, एनर्जी लेवल ABC ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन एटम करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी, EA ग्रेटर देन EB ग्रेटर देन EC। अब अपन इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, ऐसा 3 है ना, तो ऐसे बनाएंगे। तो सबसे नीचे कौन, सबसे ऊपर कौन, बोलो। EA सबसे नीचे। ये सबसे नीचे, बराबर, ए सबसे नीचे, फिर बी, फिर सी। ऐसा क्यों होगा, समझ गए ना तुम? यस सर। हाँ, बिकॉज एनर्जी इंक्रीजेस, उसने बोला इंक्रीजेस, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर होगा। इफ λ1, λ2, λ3 आर द वेवलेंथ रेडिएशन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन, जब सी से बी आता है, सी से बी आता है तो वेवलेंथ इमिट करता है λ1, जब बी से ए आता है तो λ2, और जब सी से ए आता है तो λ3। तो उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, तो इन तीनों में रिलेशन कौन सा करेक्ट है वो अपने को ढूंढना है इसमें। क्वेश्चन समझा क्या तुमको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन समझा है तो लिख लेते हैं क्वेश्चन अपने एक बार। अरे यार, अभी ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, अभी आगे का लेक्चर का टाइम हो गया, अभी यहाँ पे छोड़ देते अपन, रुक जाते अपन यहाँ तक। आगे के जो क्वेश्चन है, शायद 25 क्वेश्चन बचे इसके आगे, वो तुम्हें सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे ग्रुप के ऊपर डाल दो, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा। कल से नया टॉपिक न्यूक्लियाई। ओके ओके सर। ओके ओके सर। ओके सर।